हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स। अब आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और वर्ड यूज़ होता है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। अब दोनों का ही मतलब हम समझेंगे एक एक क्लास में। आज की क्लास में हम सिर्फ एक्स एंटी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में ज़रूर आता है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्स एंटी सेविंग के बारे में। स्टूडेंट्स, इस वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का एक्स एंटे का जो मतलब है वो होता है प्लान्ड। मतलब कोई भी चीज़ होने से पहले जो प्लान बनाया जाता है या अंदाज़ा लगाया जाता है उसके लिए यूज़ होता है एक्स एंटे। मतलब कोई भी चीज़ अगर बिफोर में होती है, ठीक है, बिफोर टाइम के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, दो तरह के होते हैं, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट बेसिकली हो जाएगा जब एक्चुअल सेविंग्स होंगी, ठीक है, एक्चुअल सेविंग्स एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, वो कोई भी काम होने के बाद की इन्वेस्टमेंट और सेविंग होगी। और ये अभी हम प्लान कर रहे हैं, सिर्फ ये एक्चुअल नहीं होती। क्लियर है? बस ये वर्ड का मतलब ये है। अब इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग्स विच द हाउस होल्ड्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो जो भी अमाउंट ऑफ सेविंग है, जो भी एक हाउस होल्ड, आपको बताइए, देखिए स्टूडेंट्स, सेविंग जो है वो हाउस होल्ड्स करते हैं ज़्यादातर, और इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म्स करती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो सेविंग के लिए जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे हाउस होल्ड यूज़ करेंगे, और प्लान्स टू सेव, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने प्लान्स लगा लिए डेफिनेशन में तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, तो आपको पता है अलग अलग लेवल होते हैं इकोनॉमी के, इनकम्स अलग अलग होती हैं। तो इनकम जब अलग होती हैं तो उसके हिसाब से सेविंग भी बदलती रहती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जो है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, कुछ नया नहीं है। प्लान लिख देना ज़रूर, ठीक है। और उसके अलावा कौन करता है इन्वेस्टमेंट? ज़्यादातर फर्म्स ही करती हैं, हाउस होल्ड नहीं करते। तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका? सो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन एक्स एंटी सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको दोनों ही तरह में, एक्स इन एंटी हो या एक्स पोस्ट हो, दोनों ही पार्ट में आपको इक्विलिब्रियम निकालना आना चाहिए, या इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये ज़्यादातर आता है। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। तो यहाँ लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स दो चीज़ों के बीच में तब होता है जब दोनों चीज़ें बराबर हों, और अगर एक चीज़ कम या ज़्यादा होती भी है तो वो ज़्यादा देर वहाँ पे ना रह पाए उस लेवल पे, और दोबारा से वो खिंच के बराबर हो जाए दोनों चीज़ें, इसी को तो हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। 11th क्लास में आपको याद होगा, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। तो बिल्कुल सेम दो चीज़ों के बीच में इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल तो हैं, लेकिन अगर अनइक्वल भी होते हैं तो किसी ना किसी वजह से वो दोबारा थोड़े समय में इक्वल अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर कैसे होते हैं, आइए समझते हैं। However, they are not always equal to each other, but becomes equal at equilibrium level of income. तो ये नॉर्मली तो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय में वो अपने आप ही एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिखा है, उसको समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आपको एक चीज़ पढ़ाई गई थी, सॉरी 12th क्लास का ही पहला चैप्टर था। 12th क्लास में आपको एक चीज़ पढ़ाई गई थी कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है ना? पहला ही चैप्टर है लगभग, जिसमें इंट्रोडक्शन ही हो रहा होगा। तो उसमें आपको बताया गया था कि क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब अभी हमको सिर्फ इकोनॉमी के अंदर के जो फैक्टर्स हैं वो लेने हैं, बाहर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लेने हैं। ठीक है, और हमको ये मान के चलना है कि पूरे के पूरे इंडिया में एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है जिसमें सारे लोग काम करने जाते हैं। ठीक है, और वो सारे लोग कहाँ से जाते हैं? वो जाहिर सी बात है हाउस होल्ड से ही निकल के जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा ताकि ये आप समझ पाएँ। अब यहाँ पे देखते हैं, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी लेट अस अज्यूम देयर इज ओनली वन फर्म एंड ऑल द वर्कर्स आर फ्रॉम
हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो ये आपने अज्यूम कर लिया है कि सभी वर्कर्स जो हैं वो घर से निकल के कंपनी में जाते हैं और कंपनी एक ही है। तो ये एक कंपनी होने के लिए क्यों कहा है यहाँ पे? क्योंकि स्टूडेंट्स जब इनको पैसे मिलेंगे, मतलब कंपनी जब कमाई करेगी, तो जितने भी पैसे होंगे वो आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट दिए जाते हैं। मतलब जो भी पैसा कमाएंगे वो हाउस होल्ड ही कमाएंगे और अपने घर ले आएंगे। ठीक है, इन फर्स्ट सिचुएशन, अब मान लेते हैं कि पहली सिचुएशन चल रही है जिसमें सेविंग जो है वो कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। मतलब फर्म जो है वो नई नई मशीनें खरीद रही है, नई नई जगह इन्वेस्ट कर रही है, और जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो कंपनी को प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट्स द फर्म विल मेक हायर प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट हो गया ना, अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट इन्हीं लोगों में तो बटेगा जो काम करने वहाँ पे गए हैं। 4 तरीके के लोग होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। और उनको हम फैक्टर पेमेंट करते हैं। लैंड को पेमेंट मिल जाता है रेंट, लेबर को वेजेस मिल जाते हैं, और कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये 4 हिस्से होते हैं। तो ये जब प्रॉफिट इनका ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है इनकी सैलरीज भी ज़्यादा होगी और इनका जो भी वेजेस वगैरह है वो ज़्यादा होगी। तो ये जितना भी पैसा इनको मिला मान लेते हैं वो घर पे ले आए। अब स्टूडेंट्स क्योंकि सेविंग कम थी तो जैसे ही इनकम बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, हमने पढ़ा हुआ है, सेविंग फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है। तो सेविंग बढ़ती रहेगी, और कब तक बढ़ेगी स्टूडेंट्स? जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती। तो ये पूरा सर्कल है। ठीक है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में यहाँ पे लिखा है दिस विल लीड टू मोर सेविंग्स बाय द हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकम बढ़ी थी तो इसकी वजह से सेविंग्स जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, द सेविंग्स विल इंक्रीज टिल सेविंग बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो बस आ गई ना बराबर। तो हमने बोला था इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ अगर बराबर नहीं है तो थोड़े समय में वो अपने आप ही बराबर आ जाए। चलिए दूसरा केस भी जल्दी से कर लेते हैं। व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर हाउस होल्ड इस बार ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं तो क्या होगा? हायर सेविंग्स विल रिजल्ट इन लोअर इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, लोअर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्योंकि पैसा तो सारा सेव किया जा रहा है, तो कंपनी वाले पैसा लगा ही नहीं पाएंगे। फर्दर लेसर इन्वेस्टमेंट विल लीड टू लेस प्रॉफिट। अब देखिए, सेविंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, लोग कंपनी से पैसा नहीं खरीद लोग कंपनी से सामान नहीं खरीद रहे, सॉरी। अब सामान नहीं खरीदेंगे तो कंपनी जो है उनकी इनकम अपने आप ही कम हो जाएगी ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो इसमें जो लोग हैं उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली लेसर फैक्टर पेमेंट्स विल बी डन। नाउ बिकॉज द इनकम ड्रॉप्स सेविंग विल ऑल्सो फॉल्स। तो जब ये घर पे ही कम पैसा लेके जाएंगे तो सेव कहाँ से करेंगे? तो सेविंग अपने आप गिरने लग जाएगी स्टूडेंट्स, और सेविंग गिरती रहेगी, और कब तक गिरेगी? जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो ये देखिए आगे के कुछ पॉइंट्स हैं। नाउ बिकॉज द इनकम ड्रॉप्स सेविंग विल ऑल्सो फॉल, द सेविंग विल डिक्रीज टिल सेविंग बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा ये सारा प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए एक्स एंटे यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। आप भी ऐसे एग्जाम्पल लेके एग्जाम में लिखिएगा ज़रूर। देखिए आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर क्यों नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं, जल्दी से नज़र मार लेते हैं, हालांकि ये हमको पता ही है वैसे भी। सेविंग्स आर डन बाय हाउस होल्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय फर्म्स। तो हमको पता है जो सेविंग्स होती है वो हाउस होल्ड्स करते हैं और इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती है। अब दोनों एक ही इंसान तो है नहीं। ठीक है, और हाउस होल्ड की सेविंग और फर्म्स की सेविंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। फर्म्स को मशीनें लेनी होती हैं, बड़े बड़े काम करने होते हैं, लेकिन हाउस होल्ड्स को ऐसा कुछ नहीं करना होता, वो बस अपने फ्यूचर के लिए बचा रहे होते हैं। सो सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। सेविंग्स आर इन स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग हमेशा स्मॉल अमाउंट में होती है स्टूडेंट्स,
और इन्वेस्टमेंट हमेशा बिगर अमाउंट्स में होती है, ये भी आपको पता होगा। सेविंग्स आर फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज वेयर एज इन्वेस्टमेंट्स इज मेड फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, इसीलिए ये इसका अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए जो अमाउंट सेव किया जाता है वो उतना बड़ा नहीं होता है। तो जितना भी अमाउंट बचता है स्टूडेंट्स, उसी को हम सेविंग बोलते हैं। तो दोनों में इसीलिए फ़र्क होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है अनइक्वल। ठीक है, तो एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट तो बराबर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया, क्योंकि वो इधर उधर चली जाती, वो कभी कभी अनइक्वल हो जाती हैं, इसीलिए इक्वल अपने आप ही हो जाती हैं। लेकिन एक्स पोस्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें हमेशा दोनों सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर ही रहती है, हमेशा किसी भी लेवल ऑफ इनकम में। अब ये कैसे होता है वो तो मैं उसी क्लास में समझाऊंगा। सो आई होप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ आज की क्लास। सो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।